ये बताइए, आलू से सोना पैदा हो रहा था, वो सोना कहाँ पे है? ये सोना कहाँ है? वो हम उस सोने को मांगते हैं, उस खेती को मांगते हैं। मैं उस मशीन को मांगता हूँ जिस मशीन से आलू की खेती करने पे सोना पैदा होता है। अचानक से आपने ऐसी कौन सी टॉनिक पिला दी थी कि 15 करोड़ लोगों को राशन की आवश्यकता ही खत्म हो गई? और ताजुब होता है इस हिंदुस्तान के अंदर रेवड़ी बांटना किसको कहते हैं? आप जो है कि पैजामे से महंगा नाड़ा कर दिए हैं। इतना राशन देते, इतना बड़ा झोला देते थे। जो कांग्रेस पार्टी इस देश के अंदर तकरीबन 56 साल तक सरकार में रही, उस पार्टी की स्थिति ये है कि तमाम ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे पार्टी के पास अपना मुख्यालय नहीं है और इनके पास चट्टी चौराहा पे कालिसान घर खड़ा हो गया, बिल्डिंग खड़ी हो गई है। एक चीज़ आपने कहा कि आप नहीं तो कौन, सृष्टि का ये नियम रहा है, जब प्रभु राम नहीं रहे तो भी ये सृष्टि चला है, जब कृष्ण भगवान नहीं रहे तब भी ये सृष्टि चली है। जब राम मान रहे हैं आप मोदी? नहीं, सुनिए, आप सुनिए, बात सुनिए। राम उनके जैसे नीच व्यक्ति कभी नहीं बन पाए। राम मर्यादा पुरुषोत्तम। 2014 में हम लोग एक भैंस देखा करते थे। वो भैंस जैसे ही महंगाई बढ़ती थी, जब 450 रुपये सिलेंडर था तो खूंटा बांध करके बैठ जाती थी भैंस। तो पता नहीं भैंस कहाँ पे ना पगाग होगा खुला करके भाग गई है। और 1150 रुपया अगर सिलेंडर उसको महंगाई दिख ही नहीं रहा है। पेट्रोल और डीजल 100 से प्लस उसको महंगाई दिख ही नहीं रहा है। और जब 60 रुपये होता था तो पूरा खूंटा बांध करके बैठ जाती थी धरने पे। पता नहीं कहाँ होगा। ये आप तंज कहीं स्मृति ईरानी पे तो नहीं करते? अब आप समझ गए, हम तो कहे किसी का नाम नहीं लिया। जब नरेंद्र मोदी जी बिना देश को बताए नवाज शरीफ की माँ के हाथ के बिरयानी खाने पाकिस्तान चले जाते हैं, तब उनसे सवाल क्यों नहीं होता है? जब भाईचारा बढ़ा रहे हैं। भाईचारा बढ़ा रहे हैं। अच्छा, अडवाणी जी जाके जिन्ना के मजार पर चादर चढ़ा के रो रहे थे, कौन सा भाईचारा बढ़ा रहे थे? नमस्कार, मेरा नाम यशस्वी पाठक है और आप मेरे साथ देख रहे हैं एनवी न्यूज भारत। आपको बताऊं कि 2 दिन पहले की एक खबर आई, जब पात्र राशन धारक जो कार्ड वाले लोग थे, उनके राशन कार्ड की जो मुफ्त सुविधाएं थी वो खत्म कर दी गई। आपको बता दूं जानकारी के लिए ये भी कि 2 साल पहले जब कोविड का समय आया था तो सरकार ने ये निर्धारित किया कि लोगों को जरूरत है मुफ्त राशन की और उसके बाद मुफ्त राशन कर दिया गया। लेकिन अब 2 दिन पहले 2 रुपए प्रति किलो गेहूं के दाम कर दिए गए हैं और 3 रुपए प्रति किलो चावल के दाम कर दिए गए। इससे जनता क्रोधित थी और अब खबर एक और आ गई जिससे जनता में जो उबाल है, जो खून है, वो और आगे बढ़ करके निकला। आपको बता दूं कि जो औरतों को, जो महिलाओं की जो पैसे दिए जाते थे 20,000 रुपए शादी के लिए, वो भी अब खत्म कर दिए गए हैं। यानी अनुदान अब 20,000 रुपए नहीं मिलेंगे। अब इससे जनता परेशान है। कुछ युवा नजर आते हैं मेरे सामने। हमने सोचा क्यों ना जमीनी हकीकत में जाने कि आखिर लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। कुछ युवा नजर आ रहे हैं मेरे सामने, उनसे बात करेंगे कि आखिर उनको जब इस तरीके की, और आपको जानकारी के लिए भी बता दूं कि 15 करोड़ लोग इससे अफेक्ट होंगे। क्या नाम है आपका? अंकित पांडे। ये बताइए, 15 करोड़ लोग जब अफेक्ट होते हैं, जब जो राशन कार्ड धारक, जो पात्र राशन कार्ड धारक हैं, उनकी जो सुविधाएं हैं अचानक से समाप्त कर दी जाती हैं, सरकार के लिए क्या कहेंगे? सरकार को बताना चाहेंगे कि जो ये कहते हैं कि इस तूफा में हमसे परना तोला जाएगा, जो ये कहते हैं हमसे इस तूफा में परना तोला जाएगा, जो इस बात पे खुश हैं कि हमसे लबना खोला जाएगा, उनसे कहो कि हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। तो सरकार को बताना चाहता हूं कि मैं युवा हूं और एक युवा होने के नाते, भारत का नागरिक होने के नाते ये जिम्मेदारी है। एक छात्र हूं और लोकतंत्र का सजग प्रहरी हूं। लोकतंत्र में हमें यह सिखाया गया है, जब जब सरकारें गलत करेंगी, एक छात्र, एक युवा सरकार की मुखालफत करेगा। और सरकार ने जिस प्रकार से यह गलत कदम उठाया, पहली बार नहीं हुआ है कि राज्य सरकार ने इस प्रकार के फैसले दिए हो कि पहले हमें आदत लगाया। इसके पहले भी केंद्र सरकारों ने, ऐसे बहुत सारे केंद्र सरकारों द्वारा जो योजनाएं चला जा रही हैं, वर्तमान में सत्ताधारी केंद्र सरकार ने उन नियमों में संशोधन किया है या अधिकांश नियमों को बंद कर दिया है। जो लाभ मिलनी चाहिए, अभी रेलवे का हालिया में देख लें कि जो सीनियर सिटीजनशिप नागरिक हैं, उनको जो रेलवे में छूट मिलती थी उसमें भी कहीं ना कहीं कटौती की गई है। तो ये सरकार लंबे समय से ये करती आ रही है और युवा को, जनता को इसके खिलाफ आना चाहिए। जैसे जनता अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने अग्निवीर योजना सहित तमाम योजनाएं लाई, तो इससे युवा और काफ़ी देश के लोग प्रभावित हो रहे हैं और उसको अपने वोट के रूप में प्रयोग करना चाहिए और सरकार का कहीं ना कहीं बदलाव। आप ये कह रहे हैं कि जो योजनाएं आ रही हैं वो सरकार पहले दे रही है, उसके बाद अचानक से समाप्त कर देती है। वापस आऊंगी आपके पास। आपका क्या नाम है? जी, ऋषि यादव नाम है मेरा। ये बताइए, जब 15 करोड़ लोग अफेक्ट हो जाते हैं अचानक से, जब सुविधाएं बंद कर दी जाती हैं और औरतों की जब हालत हम न देखते हैं कि 20,000 रुपए जो उनको शादी के लिए मिलते थे परिवार को, वो अनुदान भी बंद कर दिया जाता है, कि एक युवा क्या सोचता है? देखिए, पहली बात तो ये, इन्होंने कोविड काल में फ्री में राशन दिया। जितना ये लोग राशन नहीं देते हैं उससे ज़्यादा तो ये जो साढ़ है, छुट्टे पशुआ है, उससे ज़्यादा नुकसान कर देते हैं।
और रही बात 20,000 अनुदान की, तो जिसकी औलाद ही नहीं है, जो सत्ता के कुर्सी पे बैठे हैं, जिसकी औलाद नहीं है, वो क्या जानेगा दर्द। इतनी महंगाई हो गई है, गरीब अपनी बेटी की शादी कैसे करेगा। महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। जो भी 20,000 रुपये ये लोग अनुदान दे रहे थे वो भी ख़त्म कर दिए। वो कह रहे हैं कि 51,000 रुपये जो देते थे सामूहिक विवाह के लिए, वो चलेगा अभी भी। सामूहिक विवाह देखा जाए तो ज़मीनी हकीकत ये है कि वो सिर्फ कागज़ पे ही रहता है। अक्सर मैं देखता हूँ सामूहिक विवाह जितने हुए हैं 1-2 महीने के बाद तलाक की स्थिति आ जाती है। अच्छा ये बताइए, आपने महंगाई के दौर की बात की है, गरीब कैसे, आप कह रहे हैं कि दर्द नहीं समझ पा रहे हैं योगी आदित्यनाथ। एक सवाल और मन में आता है, जब महंगाई बढ़ती है तो सरकार उस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है, और जब आप जैसे युवा ये सवाल उठा रहे हैं कि महंगाई है लेकिन योगी आदित्यनाथ को दिख नहीं रहा है, तो आखिर वो कौन सा तबका है जो योगी आदित्यनाथ को बार बार जिताता है और उनको महंगाई से मतलब नहीं है? देखिए, धर्म से बड़ा कोई नशा नहीं होता, ठीक है। और मेरा मानना ये है कि योगी हो चाहे संत हो, वो कभी राजनीति में उसको आना ही नहीं चाहिए, ठीक है। योगी जी क्या जानेंगे परिवार का दर्द, जिसका खुद का परिवार नहीं है, वो महंगाई के बारे में क्या जानेंगे। नसीहत दे रहे हैं आपके पास, वापस आऊंगी, इधर आ जाइए आप लोग। ये बताइए, 15 करोड़ लोग, बार बार सवाल ये इसलिए उठा रही हूँ क्योंकि वो 15 करोड़ लोग वो गरीब हैं जिनको ज़रूरत है मुफ्त राशन की, जो शायद वो जो 2 रुपये किलो है जो या 3 रुपये किलो जो चावल है वो शायद उठाने के अभी काबिल नहीं है। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे सरकार से? देखिए, सरकारी योजनाएं हों चाहे आतंकी हमले हों, हम देख रहे हैं लगातार कई सालों से ये चुनाव दर चुनाव शिफ्ट होते जाते हैं। जैसे चुनाव आता है तो सुगबुगाहट होती है, बंगाल में आतंकी हमले होने वाले हैं। चुनाव बिहार में जाएगा तो बिहार में आतंकी हमले होने वाले हैं। ऐसे जब चुनाव आता है तो राशन का वही सिस्टम है। गरीब और भुखमरी का जो एक शिकार जो वही व्यक्ति हो जहाँ पे चुनाव होता है। अभी उत्तर प्रदेश निकट भविष्य में चुनाव तो है नहीं, तो यहाँ पे चीज़ें ख़त्म कर दी गई। उसको शिफ्ट किया जाएगा हरियाणा में, गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में, जहाँ पे चुनाव होने वाले हैं। तो गरीबी जो है कि वर्तमान सरकार में वो स्टेट वाइज स्टेट चुनाव को देख करके शिफ्ट। आप ये कह रहे हैं कि जब चुनाव आते हैं तो सरकार ये लोभ देती है और कहती है कि हम आपको ये देंगे और उसके बाद से खत्म कर दी जाती है सुविधा। नहीं, इसको और क्या समझा जाए। अदम गुंडवी साहब ने कहा कि तुम्हारी फाइलों में गाँव के मौसम गुलाबी हैं, मगर ये दावा झूठा, ये आंकड़े किताबी हैं। मैं समझ नहीं पाया कि अचानक से आपने ऐसी कौन सी टॉनिक पिला दी थी कि 15 करोड़ लोगों को राशन की आवश्यकता ही खत्म हो गई। और ताजुब होता है इस हिंदुस्तान के अंदर कि और एक तरफ लोग कहते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश को बड़ा आगे बढ़ाया, फिर एक बार कहते हैं 15 करोड़ लोग राशन पे हमारे जी रहे हैं। तो बड़ी कंट्रोवर्सी रहती है इनकी योजना। बड़ा सवाल उठा रहे हैं कि अचानक से कैसे पता चलता है कि 15 करोड़ के अब उनको जरूरत नहीं है। हाँ, वही बड़ी कंट्रोवर्सी रहती है। और मैं आपसे कह दूंगा, ये जो बातें आई थी, ये राशन को हटाने वाली बात पिछले समय भी चली थी 1-2 महीने पहले, लेकिन उसका इतना विरोध हुआ कि इन्होंने इसको एक सिस्टमेटिक तरीके से ख़त्म किया है। जैसे एक होता है कि जो मीट वगैरह काटते हैं तो एक होता है झटके का मीट, एक होता है हलाला का मीट। तो जो हलाल करते हैं बड़ा गला रेत के करते हैं, ठीक है। इस सरकार में वो चीज़ें होती हैं, आराम से देता जाएगा। सरकार कह रही है कि हम रेवड़ी कल्चर खत्म करना चाह रहे हैं। और दर्शकों को आपको ये भी बता दूं कि दिल्ली में जो रेवड़ी कल्चर जो केजरीवाल ने शुरू किया था, हर स्टेट में चुनाव के दौरान ये रेवड़ी कल्चर चला। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ, क्योंकि आपने सवाल उठाया है तो प्रतिकार करूंगी आपके जवाब का। उन्होंने कहा कि हम रेवड़ी कल्चर खत्म करना चाहते हैं, हम मुफ्त की जो चीजें हैं वो उससे जनता काहिल हो जा रही है, इसलिए हम वो खत्म करना चाहते हैं। नहीं, आपने कहा रेवड़ी कल्चर हम खत्म करना चाह रहे हैं। इसका परम ज्ञान जो योगी आदित्यनाथ जी को चुनाव बीतने के बाद ही क्यों हुआ है। और अगर आप कह रहे हैं रेवड़ी कल्चर, तो वो भी था जब आप गोरखपुर में नरेंद्र मोदी जी की रैली थी तो बहराइच की बसें रोक दी गई थी। वहाँ की जनता परेशान थी, तमाम परीक्षार्थी थे जो इलाहाबाद के थे, बनारस के थे, पूरे 5-6 मंडल की बसें लगा करके अपने कार्यक्रम में रैली करवा रहे थे अपनी सरकारी बसों से। वो रेवड़ी बांटना नहीं था। रेवड़ी बांटना आप किसको कहते हैं? आप जो है कि पैजामे से महंगा नाड़ा कर दिए हैं। इतना राशन देते, इतना बड़ा झोला देते थे। यही ना आपका प्रोजेक्ट था। दूसरा सवाल आप हमसे कर नहीं पाई हैं, जो ये 20,000 रुपये ख़त्म करने वाली बात थी। तो इस पे आपसे ये कहना था कि सरकार चाहे किसी की भी हो, चाहे किसी गवर्नमेंट की सरकार हो, महिलाओं को ले करके जितना ढुलमुल रवैया इस गवर्नमेंट में रहा है वो कभी नहीं रहा। वो तो कहते हैं महिलाएं हमारे राज्य में, हमारे जो उत्तर प्रदेश जिस तरीके से चला है महिलाओं को लेकर के, ऐसा कोई वो नहीं चला। और हिंदुस्तान में बुलडोजर की मांग हो जाती है इस पर। एक चीज़ आपसे कहेंगे कि गांव में कहावत है कि कुछ बहुएं ऐसी होती हैं काम कुछ नहीं करती, चूड़ी ज़्यादा खनकाती हैं, ताकि पड़ोसी लगे मेरी बहू बहुत काम करती है, उनके हर पति उनका बहू अच्छा काम करती है। यही हाल वर्तमान सरकार का है। आप कह रहे योगी आदित्यनाथ बातें करते हैं। नहीं, बातें मैं किस चीज़ को आप रिकॉर्ड मानते हैं? आपराधिक रिकॉर्ड के आंकड़े NCRB द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं
आप एनसीआरबी रिकॉर्ड के आंकड़े उठा के देखिए, सर्वाधिक हत्याएं, सर्वाधिक बलात्कार, सर्वाधिक रेप, सर्वाधिक कस्टोडियल डेथ किस गवर्नमेंट में हुआ है। इस उत्तर प्रदेश की सरकार में तमाम ऐसी मौतें हुई जो थाने में कर दी गई, पुलिस ने पीट पीट करके मार डाला, तमाम ऐसे मामले हुए, फर्जी कितने इनकाउंटर हुए। और आप जो कह रहे हैं कि बुलडोजर गिराया, बुलडोजर से घर गिराया जा रहा है, एक चीज़ आपको बता दें, जिनका घर गिराया जा रहा है, अगर आप बिना जांच पड़ताल के आज ही समाजवादी पार्टी के लखनऊ के कार्यालय के बाहर बुलडोजर चल गया है। नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि जो कांग्रेस पार्टी, लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया, कांग्रेस ने देश को बर्बाद किया। जो कांग्रेस पार्टी इस देश के अंदर तकरीबन 56 साल तक सरकार में रही, उस पार्टी की स्थिति ये है कि तमाम ऐसे जिले हैं जहाँ पे पार्टी के पास अपना मुख्यालय नहीं है और इनके पास चट्टी चौराहा पे कालिसान घर खड़ा हो गया, बिल्डिंग खड़ी हो गई है। गोरखपुर में जाके देखिए, जिनका कार्यालय बना हुआ पार्टी का, कोई बढ़िया होटल लगता, आलिशान होटल लगता, ये पैसे वो कहाँ से लेकर के आ रहे हैं, कहाँ से जनता के पैसे आप कह रहे हैं? नहीं तो किसके पैसे बताइए ना, किसके खेत में मजदूरी कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी, मजदूरी पैसे तो नहीं। एक आप कह रहे हैं कि इनके पास होटलों जैसे घर है, तो कांग्रेस के लिए ये कहते हैं, क्योंकि आपने कांग्रेस का जिक्र कर दिया और 70 साल की पार्टी है, तो प्रतिकार ये भी होगा कि वो कहते हैं कि कांग्रेस के जो बड़े नेता है राहुल गांधी, वो तो हिंदुस्तान में रहते ही नहीं, उनके पास इतना पैसा है कि विदेशों में घूमते नजर आते हैं। एक चीज राहुल गांधी जी के बारे में, जिसे थोता चना बाजे घना, यहाँ बैठ कर व्हाट्सएप पे 2 रुपए का ट्वीट करके आप मैसेज फैला सकते हैं कुछ भी। कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ अगर आपको व्यक्ति सच्चा हिंदुस्तानी नहीं लगता, आपको योग्य नहीं लगता, तो मुझे लगता है कि इस देश का दुर्भाग्य है, राहुल गांधी का दुर्भाग्य नहीं है। और आपने कहा राहुल गांधी के पास इतना पैसा, विदेश में रहते हैं, आपको पता होगा कि फोर्ब्स पत्रिका ने एक बार जारी किया था कि पूरी दुनिया के सबसे ताकतवर महिलाओं में चौथे स्थान पर सोनिया गांधी आती हैं। अगर राहुल गांधी के जहन में देश सेवा नहीं होता, राष्ट्र सेवा नहीं होता, तो उस इंसान की इतनी हैसियत है कि पूरे विश्व के हर एक कोने में अपनी एक बड़ी होटल, बड़ी इमारत खड़ी कर सकता है, बिजनेस खड़ी कर सकता है, और कितने मुकेश अंबानी उनके दरबारी बन के घूमते हैं। ठीक है, तो राहुल गांधी के ऊपर इस प्रकार का आरोप लगा देना, और मैं सवाल तो आपके माध्यम से हमारा भी, अब सिर्फ सवाल राहुल गांधी से क्यों होता है? जब नरेंद्र मोदी जी बिना देश को बताए नवाज शरीफ की माँ के हाथ के बिरयानी खाने पाकिस्तान चले जाते हैं, तब उनसे सवाल क्यों नहीं होता है? जब भाईचारा बढ़ा रहे हैं, भाईचारा बढ़ा रहे हैं। अच्छा, अडवाणी जी जाके जिन्ना के मजार पर चादर चढ़ा के रो रहे थे, कौन सा भाईचारा बढ़ा रहे थे? अगर कोई भी विपक्ष का व्यक्ति जो है कि किसी पाकिस्तानी प्लेयर की तारीफ कर दे रहा, अगर तो उस चीज़ से नागवार गुजर जा रहा। और हमने परसों का मैच देखा, भारत पाकिस्तान के खिलाफ मैच था, भारत का तिरंगा लेने से अमित शाह के बेटे जय शाह ने मना कर दिया, जिसको न कभी मैट का मुठिया पकड़ा होगा, न कभी गेंद पकड़ा होगा, वो बीसीसीआई का राष्ट्रीय सचिव बनकर बैठा होगा। तो मेरा आपसे भी निवेदन है कि सवाल जो है कि सिर्फ कांग्रेस न किया जाए, और एक चीज़ और है कि ताकत आज जिसके हाथ में, सवाल उससे न करके आप उस व्यक्ति से कर। 543 सांसद इस देश के अंदर हैं और उसमें से एक राहुल गांधी हैं। आप उस व्यक्ति के कद का अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि एकमात्र सांसद ऐसा है जिससे पीएम से अधिक सवाल किए जाते हैं। आपसे मेरा चैलेंज है, आप तमाम मीडिया के लोगों से चैलेंज है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नरेंद्र मोदी की दिखा दें, उनकी इतनी हैसियत हो कि मीडिया के माइक के सामने खड़े होकर के अपने पूरे 7.5 साल के कार्यकालों में मीडिया के सवालों का जवाब दे पाए। ठीक है, अब क्योंकि आपने बड़ा सवाल उठा दिया, और ये राशन कार्ड, क्योंकि गरीबों की, इधर आ जाइए, आप लोग इधर आ जाइए। आपने कहा गरीबों के लिए ये मुद्दा शुरू हुआ था, गरीबों से, और आपने कहा कि चैलेंज करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते। तो जवाब आपसे भी लूंगी कि आपका क्या पक्ष है, आखिर क्या लगता है क्यों कॉन्फ्रेंस नहीं करते होंगे, और आपको क्या लगता है आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते, जैसा इन्होंने सवाल उठाया है? साथी ने बड़ा सही कहा है, किस बात पे करेंगे? यही कि आए दिन महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, यही कि 2 करोड़ से ज़्यादा हर वर्ष बेरोजगार हो रहे हैं, यही कि गरीबों के हक और हुकूक मारे जा रहे हैं, यही कि छात्रों, नौजवानों, युवाओं को दबाया जा रहा है। किस बात का प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? यही कि वो बिन बुलाए पड़ोसी देश में चले जाते हैं। वो तो दम भरते हैं, भाजपा ये दम भरती है कि हमने आवास विकास योजना दी, हम शौचालय दे रहे हैं, हम स्वच्छता दे रहे हैं, और क्या चाहिए जमीनी हकीकत में लोगों को? मैं आपसे कहूँगा, आप भी चलिए, आपके कैमरा पर्सन भी चले और मैं भी चलूँ, बाकी सारी योजनाओं की जमीनी हकीकत मैं आपको दिखाऊंगा। आपके हिसाब से क्या जमीनी हकीकत है? उज्ज्वला योजना बहुत बड़ी जमीनी हकीकत है। आपने उज्ज्वला योजना के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, उसकी जमीनी हकीकत आज जाके गाँव में देखिए। लोगों के पास पैसे नहीं है, और उस उज्ज्वला योजना के तहत एक गैस सिलेंडर के 4,000 रुपया तक लिए गए हैं किस्तों में। लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं, ये केवल और केवल धर्म और राष्ट्र के नाम पे भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को बांटने का काम कर रही है।
अच्छा, वापस आऊंगी। आपको क्या लगता है, जैसे गरीबों की इन्होंने बात की, क्या लगता है गरीबों की सरकार नहीं है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़े स्टेज पर चढ़ करके ये कहा, ये सुना गया कहते हुए कि वो गरीबों के वो सरकार है, वो गरीबों के मसीहा है, वो खुद ये कहते नजर आते हैं। देखिए, कई साल पहले मोदी जी ये भी बोले थे कि चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज से सफ़र करेगा। आज स्थिति ये है कि भारत की खुद की एयरलाइंस जो थी बेच दी गई है। तो कैसे मान लें कि गरीबों की ये सरकार है? उज्ज्वला योजना पे ये लोग इतना बड़ा प्रचार करते हैं, इतना ज़्यादा ये लोग बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं। सच्चाई ये है कि उज्ज्वला योजना फ्री में दिया ही नहीं गया था, एक तरह से वो लोन पे दिया गया। अभी भी मैं गांव में कहीं बैठता हूं, गरीब के पास, बुजुर्ग के पास, तो मीडिया क्या टीवी में इस तरह दिखाया जाता है कि जैसे उज्ज्वला योजना फ्री में दे ही दिया गया है। ठीक है, और उज्ज्वला योजना देने के बाद आए दिन गैस का दाम इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। सच्चाई ये है कि लोग एक बार जो सिलेंडर पा गए थे, दोबारा लगभग उज्ज्वला योजना में लगभग 80% लोग भरा नहीं पाए। आज भी गांव में स्थिति ये है कि लकड़ी से लोग खाना पका रहे हैं। अच्छा, वो कहते हैं कि हम फकीर हैं, झोला उठा के चले जाएंगे और जनता उस पे उनका सहयोग भी देती नजर आएगी। आखिर बिल्कुल। ये सवाल उठता है कि सबकी हार्दिक इच्छा है कि झोला उठाएं और चले जाएं, देश का कल्याण हो जाएगा। सिर्फ एक व्यक्ति है जो देश का कल्याण कर सकता है, वो नरेंद्र मोदी जी हैं। इस्तीफा दें, देश का कल्याण हो जाएगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि वो चले जाए, तो आखिर अगर वो नहीं तो फिर कौन? 2024 के चुनाव भी नजदीक है, आप लोग युवा हैं। एक चीज आपने कहा कि आप नहीं तो कौन। सृष्टि का ये नियम रहा है, जब प्रभु राम नहीं रहे तो भी ये सृष्टि चला है, जब कृष्ण भगवान नहीं रहे तब भी ये सृष्टि चली है। जब राम मान रहे हैं आप मोदी को? नहीं, सुनिए, आप सुनिए, बात सुनिए। राम उनके जैसे नीच व्यक्ति कभी नहीं बन पाएंगे। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, ठीक है, तो राम की बात आप बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरी चीज़, महात्मा गांधी जब नहीं रहे तब भी हिंदुस्तान ये चल रहा। इस देश के अंदर 140 करोड़ की आबादी में प्रतिभा की कोई कमी नहीं। ठीक है, लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री हमारी, और 140 करोड़ जो जनता हमारी, उसमें बीच में तमाम ऐसे योग्य लोग हैं। मसला ये बनता है कि आप मार्केटिंग कितनी अच्छी की है। वो मार्केटिंग और प्रोपेगेंडा के तहत तो आप छाए हुए हैं। आप जो है कि RTI डालिए और पता करिए कि कितने फंड जो है कि केंद्र सरकार के वो जनहित के कार्यों में गए हैं और कितने फंड उन्होंने सिर्फ खुद का मेकिंग और पॉलिश करने में बिताया हुआ है। तब आपको समझ में आएगा कैसा उनका आडंबर बना हुआ है। एक चीज़ आपने बीच में कहा था कि लोग दम भरते हैं कि हमने शौचालय दिया घर घर। एक उदाहरण देंगे आपको, जैसे कि हमारे बाबा जी, हमारे दादाजी थे, तो मेरे घर पर झोपड़ी थी, उन्होंने उसको एक मकान बनाया, एक फ्लोर का उन्होंने घर बना दिया। फिर मेरे पिताजी ने और उसको डबल स्टोरेड बिल्डिंग कर दिया। फिर मैंने एक शौचालय बनाया और फिर मैंने कहा मेरे बाप और मेरे दादा ने किया क्या था। अटल बिहारी वाजपेयी जो उनके पार्टी में, उन्होंने कहा था कि निकम्मी औलादें पुरखों की विरासत बेच देती हैं। ठीक है, और वो निकम्मी औलादें यही हैं। उन्होंने रेलवे को बेच दिया, बेल को बेच दिया, गेल को बेच दिया, सेल को बेच दिया, रिलायंस को बेच दिया, सिर्फ और सिर्फ बेच दिया। इनको दहेज में कुछ नहीं मिला था। वो तो कहते हैं कि सरकारी जो जिनको रखा गया था वो सही से काम नहीं हो रहा था, तो हमने प्रायोरिटाइज कर दिया। एक चीज़ मैं ये कह रहा हूँ कि आपके घर में अगर कोई लड़का होगा, वो अच्छे से काम नहीं कर रहा होगा, तो क्या आप उसको घर से निकाल देंगे, उसको बेच देंगे, आप उसको गिरवी पे रख देंगे? अगर आप अच्छे गार्जियन, अच्छे अभिभावक हैं, आप तो कोशिश करेंगे कि हमारा बेटा सुधरे, उसके इम्प्रूवमेंट के लिए आप काम करेंगे। आप, और आपने एक चीज़ और दूसरी बात एक बताऊँ आप पे, किसानों का। ठीक है, आपने कहा, मैं आपका बात खुद कहीं अभी कि नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैं गरीबों किसानों का नेता हूँ और उनका सेवक हूँ। इस देश में कर्ज के बोझ तले हर साल कई हजार और ऑफ रिकॉर्ड कईयों लाख ऐसे किसान हैं जो बोझ के तले, कर्ज के बोझ के तले सुसाइड कर लिए। आप इस देश के अंदर अडानी अंबानी के कर्जे को इस प्रकार से टर्नओवर का रूप देते हैं, कहते हैं उनके कर्जे टर्नओवर कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि 2 व्यक्तियों के पास हिंदुस्तान की वर्तमान सरकार ने इतना उनका कर्जा टर्नओवर कर दिया है कि पूरे देश की उतनी GDP नहीं है। जब किसान का कर्जा माफ़ करना होता है तब आपके पास कहते हैं हम कि कर्ज माफ़ी नहीं कर सकते हैं, लेकिन किसी पूंजीपति का माफ़ करना होता है तो आपके पास कैसी वो योजना चली आती है? ये सवाल आपसे है कि सवाल पूछा जाना चाहिए कि पूंजीपतियों ने, सरकार, ये पूंजीपति वर्ग का सरकार नहीं था। जब इस देश को आज़ादी मिली, संवैधानिक तंत्र की स्थापना हुई, तो हमने समाजवादी लोकतंत्र की बात की थी। और समाजवादी लोकतंत्र ये होता है कि अमीरों और गरीबों के बीच की खाई को पाटा जाना। लेकिन इस सरकार में क्या हुआ है कि अडानी और अंबानी जैसे लोग दुनिया के टॉप मोस्ट अमीरों में आ गए, वहीं हिंदुस्तान में गरीबों की जो संख्या थी वो बांग्लादेश से ज़्यादा है। आज हमारी डॉलर, नरेंद्र मोदी जी ने 2013 में कहा था कि
कि जिस देश के मुद्रा की कीमत गिरती है, सवाल आपसे करना चाहती हूँ जी, नहीं एक सवाल आपसे करना चाहती हूँ। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में इस तरीके की, जब अगर वो देश नहीं संभाल पा रहे, अगर किसान नाराज है उनसे, जो किसान आंदोलन हुआ, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि शौचालय में कमियां हैं, जिस तरीके से आप कह रहे हैं आवास विकास में कमियां हैं, जिस तरीके से आप कह रहे हैं उज्ज्वला योजना में कमियां हैं, बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों, और जब 2014 में वो आते हैं हर हर मोदी घर घर मोदी का नारा लेकर के, और फिर से एक बार मोदी सरकार का नारा लेकर के आते हैं, तो आखिर बार बार जनता क्यों चुनती है? आपका इस पे जवाब चाहूंगी, और जवाब ये भी चाहूंगी कि अगर वो नहीं तो फिर कौन? आपने पहला सवाल ये किया कि हर हर मोदी घर घर मोदी का नारा चला। इस देश का विनाश काल वो था। हर हर शिव महादेव हो सकते हैं, मोदी गोभी नहीं हो सकते हैं। पहली चीज़, हर हर शिव महादेव हो सकते हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि कैसे वो चुनाव जीत करके आ रहे हैं। सर्वाधिक चुनाव जीतने का रिकॉर्ड आपको पता होगा हिटलर के नाम पे था, और हिटलर के बारे में कहा जाता था कि हिटलर चाहे मुसोलिनी ऐसे नेता, अपने समकालीन वर्ग के नेता थे कि अगर वो भाषण देते थे तो मुर्दे अपने कंधे पे बंदूक लेकर खड़े हो जाते थे, उनके बारे में कहा जाता था। क्या आप कह रहे हैं उकसाते हैं मोदी? नहीं नहीं, बिल्कुल मैं आपको जा रहा हूँ, आप थोड़ा बहुत जल्दी आप उत्साहित हो जा रही हैं, ठीक है? नहीं, आप देखिए यहाँ पर, आप क्या बात सुन मेरा, देखिए कंप्लीट होने दीजिए, फिर सवाल करिए। बात ये है, सवाल किया, मैं आपको 2 सवाल सुना, जवाब दे दूं, फिर आप फिर सवाल। जनता देखिए जवाब नहीं, जनता पे ही जा रहा हूँ मैं, हिटलर पे इसीलिए आया था। हिटलर लगातार हिटलर लगातार चुनाव जीतता था, और उसने जो है कि नाजी और निग्रो वाला एक ऐसा विष बोया। उन्होंने कहा कि मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ, और इस अंधेपन में जर्मनी पूर्ण रूप से तबाह हो गया। उनके साथ खड़े हुए जो देश थे, उनके यहाँ आज भी हिरोशिमा और नागासाकी में विकलांग बच्चे पैदा होते हैं। और आपको बता दें कि उसी जर्मनी में हिटलर का नाम लेना गुनाह हो गया है। नहीं, मोदी के बारे में बात करिए, और दो सिंपल सवाल, नहीं दो सिंपल सवाल और सिंपल स्ट्रेट जवाब चाहती हूँ। अगर मोदी नहीं तो और कौन, और अगर बार बार मोदी आ रहे हैं तो जनता क्यों चुन रही है? सवाल ये। उसी पे मैं जा रहा था। तो उस समय होता क्या था जर्मनी में कि जो सारी संवैधानिक संस्थाएं थीं, जो सारे पावर्स थे, वो एक व्यक्ति में सेंट्रलाइज्ड थे, और उसमें इस प्रकार का प्रोपेगेंडा बना दिया गया। प्रोपेगेंडा था कि हिटलर के अलावा इस देश को कोई नहीं चला सकता है। और हुआ के अंत में कि जर्मनी पूर्ण रूप से तबाह हो गया, और ये हिंदुस्तान के साथ चल रहा है। आप ये नहीं दिखा रहे हैं कि आप गरीबी के मामले में कहाँ पहुँच गए। आपका रुपया जो है कि मुन्नी से ज़्यादा बदनाम हो गया है। आपका झुमका जितना बरेली में नहीं गिरा था उतना हमारा रुपया गिर गया, ठीक है? लेकिन आप इस पे बात नहीं कर रहे हैं। आप बात कर रहे हैं कि ये वो ये किस कहाँ परम वैभव पे आप लेकर के जा रहे हैं। सर, अपने देश की GDP का ग्रोथ बताइए, पर कैपिटा इनकम आप बताइए, आप बताइए कितना रोजगार आपने दिया, आपने कितनी सरकारी संस्थाएं खड़ी की, आपने फेलोशिप कितना बच्चों को दिया, शोध कितना बच्चों से कराया। किसी देश के विकास का पैमाना क्या होता है? मंदिर मस्जिद गाय गोबर भी किसी देश का विकास का पैमाना होता है? ये नहीं होता। अगर ये करना होता तो फिर देश को आज़ाद करने की आवश्यकता क्या थी? संतों महात्माओं के हाथ में देश दे दिया गया होता, पुजारियों के हाथ में देश दे दिया गया होता, और वही आडंबर, वही पाखंड, वही सब चलते रहता। इस देश को शिक्षण संस्थाओं से आगे बढ़ाया जा सकता है, संवैधानिक संस्थाओं से आगे बढ़ाया जा सकता है। और इस पर आप बताइए कि नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में कितनी संवैधानिक संस्थाएं बनी हैं, वो संस्थाएं कितनी मजबूत हुई हैं। आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, ED के छापे सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेताओं के घर पर ही क्यों पड़ते हैं? आप एक बताइए, पूरे 7.5 सालों में क्या एक भी बीजेपी का नेता करप्शन किया ही नहीं? सारे करप्शन जो विपक्ष के नेता कर रहे हैं, जहां सरकार पलट रही है ED पहुंच जा रही है। विधायक तोड़ो, ED पहुंचा दो उनके घर पे। ED का डर, CBI का डर, इनकम टैक्स का डर, इस डर की वजह से आप सरकार में आ रहे हैं। निष्पक्ष चुनाव करा करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कितने पानी में हैं आप। सरकारी संस्थाओं के दुरुपयोग से कोई भी चुनाव जीत सकता है, ठीक है? लेकिन आप निष्पक्ष होकर के चुनाव कराइए। CBI ED के भी अपने आप भिजवा दीजिए। अमित शाह के लड़के BCCI के राष्ट्रीय सचिव कैसे बन के बैठ कर मुठिया पकड़े होंगे? कभी बाल का कलर जानते हो? भाई भतीजावाद कह रहे हैं। नहीं, आप वही मैं कह रहा हूँ। आक्रमण अगर कांग्रेस पे करते हैं, राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह क्या है, नीरज सिंह क्या है, ये लोग क्यों राजनीति में है? अमित शाह का बेटा अजय शाह क्या कर रहा है, और तमाम ऐसे उदाहरण है। सुषमा स्वराज की बेटे देखिए आज क्या कर रहे हैं। तो एक लंबी परंपरा है। अगर लोग कहते हैं कि गांधी परिवार हो, चाहे कांग्रेस में परिवारवाद अगर चल रहा है, तो फिर अगर भाजपा वाले मान लेते हैं कि जो पड़ोसी के औलाद हैं, ये जो जितने लोग हैं, अगर ये परिवारवाद नहीं यहाँ पे है तो पड़ोसी की औलाद है, तो इस बात को माना जाता है। वरना आपके अंदर वो सारे दुर्गुण हैं, ठीक है? एक होता है गांव में कहावत है कि अपने कुकुर से मुँह नचवावे, आन की लड़िया सगुन दिखाव। ये हाल बीजेपी वालों का, ठीक है? तो इनसे न किसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता है, न हतोत्साहित होने की आवश्यकता है। डेमोक्रेटिक कंट्री है। इस देश में 56 किसको चुनेंगे? मोदी नहीं तो कौन? राहुल गांधी कांग्रेस को 2024 में चाहते हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक मेजॉरिटी ले लेते हैं, क्योंकि युवा नजर आते हैं, और कांग्रेस अक्सर युवा पे ये दम भरती है कि अगर इस युवाओं को, क्योंकि हिंदुस्तान युवाओं का देश है, तो युवा को अगर कोई संभाल सकता है तो वह राहुल गांधी। क्या लगता है, अगर मोदी नहीं तो कौन?
जी बिल्कुल, अगर मोदी नहीं तो राहुल गांधी। राहुल गांधी विकल्प ही नहीं है, राहुल विकल्प नहीं है, आपको क्या लगता है? कि मोदी नहीं तो फिर सिर्फ मोदी। मोदी नहीं तो सिर्फ मोदी है, देखिए नया पक्ष भी नजर आता है। बिल्कुल जी, आप इधर मोदी आ नहीं तो जाइए। बस मोदी। वो कह रहे हैं सृष्टि खत्म हो जाएगी और वो कह रहे हैं कि अगर हिंदुस्तान पर के नाम पे क्या चाहिए? जी हमें रोड चाहिए, जी। हमें बिजली चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, अपराधियों का खात्मा चाहिए। आज बीजेपी सरकार में क्या हो रहा है? वो तो कह रहे हैं, इधर आ जाइए, वो कह रहे हैं हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को लेकर के चलते हैं, विकास के नाम पर जीरो है। और अगर मोदी यहाँ से चले जाते हैं, हिंदुस्तान को छोड़ देते हैं झोला उठा करके, तो बहुत बड़ा एहसान करेंगे हिंदुस्तान पे। बिल्कुल नहीं, उसी दिन हिंदुस्तान हमारा बिक जाएगा। बिक जाएगा। यही अंधभक्ति देश को इसी तरह बर्बाद की कर रही अंधभक्ति है। यही लोग जाके प्रचार करते हैं। ये बताइए, मोदी है तो भारत है। आज क्या नहीं हमारे पास है, बताइए हमारे देश में आज क्या नहीं है? आज क्या नहीं हमारे देश में है? आज मोदी जी के आने से मैंने आपसे कहा ना, हमें क्या चाहिए? हमें शिक्षा चाहिए, हमें भ्रष्टाचार खत्म करना है वो चाहिए हमको, हमें रोड चाहिए। आज हमारे पास सब कुछ है। जहाँ गांव में लकड़ियाँ पहले थी, अब लकड़ियाँ गांव में नहीं है। लोग अरहर की खेती करते थे, सरसों की खेती करते थे, तो उस लकड़ी से खाना बनता था। लेकिन आज हर घर में उज्ज्वला के तहत गैस कनेक्शन है और हर घर भोजन बनता है। महिलाएं बीमार नहीं पड़ रही हैं, महिलाएं स्वस्थ हैं उज्ज्वला योजना के तहत। महिलाओं का सुविधा चाहिए हमको। हमारे डॉक्टर भाई साहब से पूछिए, उज्ज्वला योजना के तहत कैसे महिलाएं बीमार नहीं हो रही हैं? ये आविष्कार कैसे कर दिए, जरा पूछ के नहीं, बिल्कुल नहीं भैया। लकड़ी पे खाना बनता था तो धुएं से सर दर्द करता था, आंखें खराब होती थी, फूंक मारना पड़ता था। लेकिन आज वो काम हमें नहीं करना पड़ रहा। आराम से जब चाहते हैं 12 बजे रात को भोजन हमें मिल जाता है। बारिश के महीने में टूटा हुआ अगर जब टपकता है तो वहाँ पता चलता है कि हम खाना कैसे बनाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास गैस है तो हम बारिश में छाता रख कर खाना बना लेंगे। इतना जान लीजिए। सिलेंडर का दाम कितना हो गया वर्तमान में, बताइए? गैस सिलेंडर का दाम 1140 रुपया 1130 रुपया आज मिल रहा है। हाँ। उसमें कोई बड़ा मोदी बहुत बड़ी सरकार महंगाई उसमें नहीं पहले कितना है, था? बिल्कुल महंगाई नहीं है वो। मोदी सरकार के पहले कितना रेट था? मोदी सरकार के पहले कितना रेट था? 2014 में हम लोग एक भैंस देखा करते थे। वो भैंस जैसे ही महंगाई बढ़ती थी, जब 450 रुपये सिलेंडर था तो खूंटा बांध करके बैठ जाती थी वो भैंस। वो पता नहीं भैंस कहाँ पे ना पगा होगा खुला करके भाग गई है। और 1150 रुपया अगर सिलेंडर, उसको महंगाई दिख ही नहीं रहा है। पेट्रोल और डीजल 100 से प्लस, उसको महंगाई दिखा ही नहीं रहा है। और जब 60 रुपया होता था तो पूरा खूंटा बांध करके बैठ जाती थी धरने पे, पता नहीं कहाँ होगा। ये आप तंज कहीं स्मृति ईरानी पे तो नहीं करते? अब आप समझ गए, हम तो कहे किसी का नाम नहीं जी, लिए। अच्छा ये बता दीजिए, क्योंकि ये तो बहुत वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं स्मृति ईरानी के। जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, जब 70 रुपया 60 रुपया पेट्रोल हुआ करता था, तब वो सिलेंडर अपने सर पर लेकर के घूमती थी और पेट्रोल के खिलाफ धरना करती थी कि शायद कांग्रेस बेच रही है, कांग्रेस महंगाई बहुत दे रही है और भाजपा आएगी तो ये करेगी वो करेगी। अब क्या जवाब देना चाहेंगे? आज कांग्रेस रोड पे क्यों नहीं आ रही है? जी, कांग्रेस को रोड पे आना चाहिए ना। उसमें गैस इतना महंगा है, पेट्रोल इतना महंगा है। ये बताइए, पहले हम समोसा खाते थे 2 रुपए में, आज उस समोसे को हम खा रहे हैं 12 रुपए में। हमारा आलू भी तो महंगा है। जब हम जिम्मेदार कौन? कांग्रेस? कोई नहीं जिम्मेदार, जिम्मेदार कांग्रेस है। कांग्रेस ऐसा करके गई है कि उसे पाटने में हमको समय लगेगा। खाई तुरंत पड़ती नहीं है, खाई पाटने में समय लगता है। आज कांग्रेस ने वो काम किया है, उसे हमें भोगना पड़ रहा है। इतना बना के दे दी है कि आप बेच रहे हैं, 7.5 साल नहीं हो रही है, लेकिन अभी तक खत्म नहीं हुआ। खाई को हम लोग पाट रहे हैं, उस खाई को हम लोग पाट रहे हैं। जो खाई बना के कांग्रेस गई है ना, उस खाई को हम लोग पाट रहे हैं। एक नए समुद्र का निर्माण। ये बताइए, आलू से सोना पैदा हो रहा था, वो सोना कहाँ पे है? ये सोना कहाँ है? वो हम उस सोने को मांगते हैं, उस खेती को मांगते हैं। मैं उस मशीन को मांगता हूँ जिस मशीन से आलू की खेती करने पे सोना पैदा होता है। कोई गलती नहीं, ठीक है। जैसे इनके ही पार्टी के एक नेता, एक युवा नेत्री, उन्होंने कहा था कि इस देश को लीज पे आज़ादी मिली थी। तो ठीक है, अभी 75 साल बीत चुके हैं, 14 साल और आज़ाद रहेंगे, ठीक है। तो इन लोगों से इस प्रकार की बयानबाजी की पूरी उम्मीद है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये कहते हैं कि कांग्रेस ने खाई पाट दी, खाई बना के गया था, हम उसको पाट रहे हैं। अच्छा, नहीं, एक चीज़ हम आपसे कहना चाहेंगे, तब आप कल्पना करिए 1947 की, जब गायों के गोबर से गेहूं बिन करके इस देश की 50% आबादी अपना पेट पालती थी। जब इस देश के हिंदुस्तान के अंदर सुई तक नहीं पैदा होता, सुई तक नहीं बनाया जाता था, उस हिंदुस्तान को IIT, IIM और एम्स का ख्वाब दिखाने वाले नेहरू जी भी यही कह दिए होते, यह देश 700-800 साल। वो तो कहते हैं कि देखिए गोरखपुर को एम्स दे दिया, फर्टिलाइजर दे दिया, हम तो कर ही रहे हैं विकास। लेकिन और सुनो, और उन्होंने एक चीज़ और दे दिया कि भरे जुलाई अगस्त में उन्होंने गोरखपुर शहर को नाव भी दिया था। अच्छा, इसी गोरखपुर की सड़कों में हमने नाव बारिश पे तंज कस रहे हैं आप, और लगातार सड़कों की चौड़ीकरण की बात होती है, क्योंकि इन्होंने तंज कसा है। विकास कहते हैं, भाजपा एकदम खुले मन से कहती है कि हमने सड़कें बना दी, तो अगर ये सड़कें जब बारिश में जब खराब होती नजर आती हैं, जब पानी नालियों से बाहर निकलता है, उस पर क्या जवाब होगा आपका? जवाब बिल्कुल साफ है कि नालियाँ बढ़िया है, सड़कें बढ़िया है, कहीं कुछ टूटा फूटा नहीं है। अगर पानी, कहाँ पानी जम रहा है भैया? हमारे भैया शौक में आ गए हैं बीजेपी का इतना बड़ा वो रुतबा दे करके, क्योंकि आने वाले 20 साल तक बीजेपी रहने वाली है।
20 साल तक बीजेपी रहने वाली 2024 की बात कर लेते हैं। तो मोदी जी हैं, उसमें तो कुछ कहना ही नहीं उसमें। उसके बाद कौन है? 28 में ही मोदी जी हैं। 28 में कहा चुनाव नेक्स्ट बाई नेक्स्ट सुनिए, नेक्स्ट बाई नेक्स्ट सुनिए, नेक्स्ट बाई नेक्स्ट बीजेपी रहने वाली, नेक्स्ट बाई नेक्स्ट हमारी बीजेपी रहने वाली है, नेक्स्ट बाई नेक्स्ट हमारी बीजेपी रहने वाली है। पढ़ने वाले छात्रों से ओपिनियन लीजिए, सामने खड़े हुए छात्र बताएंगे ठीक है, हो रहा है सरकार में। ठीक है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से युवा कुछ अलग अलग पक्ष नजर आते हैं। एक तरफ एक युवा का पक्ष है जो कहता है कि विकास कर रही है भाजपा, दूसरी तरफ एक तरफ पक्ष है जो ये कहता है कि अगर विकास हो रहा है तो सड़कों पर पानी कहां से लग रहा है। अगर जब कांग्रेस की सरकार में एक महिला जब नेत्री आती हैं और सिलेंडर सर पर लेके घूमती हैं और धरना करती नजर आती हैं, तो आज जब 1100 से ज्यादा का सिलेंडर बिक रहा है तो फिर वो नेत्री कहां है। बहुत सारे सवाल हैं जो ये युवा पूछ रहे हैं और अक्सर हिंदुस्तान में कहा जाता है कि युवाओं की जनसंख्या ज्यादा है और जब इस तरीके की योग्य युवा अपना अपना ओपिनियन देखते हैं, समझदारी आप देखिए, पक्ष देखिए, अपना अपना पक्ष रख रहे हैं और अपनी अपनी मांगे रख रहे हैं। खास तौर पर अक्सर ये कहा जाता है कि हिंदुस्तान में लोग मांगे नहीं रखते और ये चेहरे ये बयां कर रहे हैं कि उन्हें क्या चाहिए। मैं हूं यशस्वी पाठक, फिर लाऊंगी ऐसे चेहरों को जो अपनी मांगे रखेंगे, सवाल सरकार से पूछेंगे और जवाब मीडिया लेकर के आएगी। बने रहिए एनबी भारत के साथ।